हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानो देखिए गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12th है और क्लास 12th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अभी तक हम लोग इसमें टोटल 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। यह आपका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मेरी एक बात बहुत ही गौर से आप लोग नोटिस कीजिएगा, मैं हर एक लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं ताकि उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जो नए बच्चे मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं कृपया इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये आज हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में बात की जाएगी। एक नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे 5-5 नंबर के 2 बड़े निगमन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि 2 आज बड़े बड़े निगमन कंप्लीट किए जाएंगे। पहला निगमन होगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बच्चों दूसरा निगमन होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो कमर की पेटी बांध लीजिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि बहुत पास पास रख दिया जाए तो उससे जो बनता है, जो निकाय बनता है, उससे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ठहरा पॉजिटिव, ये कोई लड़की खड़ी है, मान लो इसका नाम नेमो है और ये है निगेटिव, इनको बहुत पास पास ले आओ तो क्या होगा, एक ऐसा निकाय बनेगा जिसको कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या क्या लिखा है ध्यान से देखो भाई, कैसे बनता है वैद्युत द्विध्रुव। दो समान परिमाण, मतलब उनकी वैल्यू ना समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 कूलाम मेरे ऊपर आवेश है तो 5 कूलाम मेरी नेमो के ऊपर भी आवेश होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखना, समान आवेश, इसका मतलब मान लीजिए कि यह आपका कोई एक आवेश है जो कैसा है, धनावेशित है, और उसके बाद ये बिंदु ए पर रखा है। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, ये बिंदु ए पर रखा है, और उसके बाद कोई आपका बिंदु बी है जहां पे समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति का, मतलब परिमाण तो समान है, ऐसा नहीं है कि यहाँ Q1 है यहाँ Q2 है, यहाँ पर भी Q है वहां पर भी Q है। मेरे प्यारे बच्चों दोनों बराबर है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, विपरीत है। मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनको बड़ा पास पास रख दो। अगर इनको पास पास रख देंगे तो जो बन के तैयार होगा उसको कहेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। समझ गए, सिंपल था ना। देखो तो क्या करेंगे, दो समान परमाणु परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय, ठीक है, बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब जरा हम इनके कुछ एग्जाम्पल को ले लेते हैं बच्चों। इसको देखो, HCl है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलके HCl बना दिए। बच्चों आपको पता है कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि H और Cl, ठीक है, एक भाई धनावेश था हाइड्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर ऋणावेश था, दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए और HCl बना दिए। इसका मतलब यह है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश बहुत पास पास है, इनके बीच का जो बंध है वो बहुत छोटा है। इसीलिए क्या है, HCl, HBr, H2O, CH4, NH3, ये कुछ एग्जाम्पल है वैद्युत द्विध्रुव के। क्योंकि बच्चों ये जो आपके अणु है, ये अणु जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये अणु है ना, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं अणु, परमाणुओं से मिलकर, ठीक है। तो ये परमाणुओं से मिलकर बने हैं और वो परमाणु बहुत पास पास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये कुछ एग्जाम्पल है वैद्युत द्विध्रुव के। समझ गए, तो मतलब ये बहुत HCl, HBr, H2O, ये सब न्यूट्रल वाले जितने हैं वो सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल। तो पेपर में भाई ये तो आएगा नहीं, कुछ एक दो नाम याद कर लेना, बस वही लिख के चले आना, ठीक है। अब देखो जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला है वो है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, बहुत ध्यान से सुनना, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, अब भाई एक आवेश कोई, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है,
इनके एक आवेश का मान मतलब क्यू ही होगा। तो एक आवेश का मान और इनके दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, मैंने बच्चों ये डायग्राम बनाना है, इन दोनों के बीच की दूरी ना हमने मान लिया कि कितनी है, 12। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर जी अगर एल ही मान लेते तो कौन सी बड़ी समस्या थी, है 12 मानने के पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे का राज तब खुलेगा जब बड़े बड़े निगमन आप करोगे, फिर कहोगे 12 ज्यादा ठीक था। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखना, यदि इनके बीच की दूरी 12 है तो कहेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान दैट इज क्यू, और इनके बीच की दूरी जो कि है 12 का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहां पे आया क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, P इक्वल टू 2QL। ठीक है, यहां से आएगा P इक्वल टू 2QL, ये आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बन जाएगा। आई थिंक आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं हुई। अब इसका जरा मात्रक हम लोग देख लेते हैं। अब इसका मात्रक देखेंगे, सबसे पहले दिख रहा है ना इसका मात्रक। तो भाई क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। एल क्या है, दूरी, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा, है ना। क्या होगा, कूलाम मीटर मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि भाई आपने इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा साफ करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपने लिख ली, उसके बाद लिखना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। लिखना यह है कि माना दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दो माना दो विपरीत प्रकृति के आवेशों Q1 और Q2 को, जो प्लस और माइनस है, को 2L दूरी पर रखा जाता है, को दूरी 2L पर रखा जाता है, मतलब इनके बीच की दूरी है 2L। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, तो भैया इनका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी, इसका मतलब 2QL, और मात्रक मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि कूलाम और मीटर। ठीक है, अब ये मात्रक हो गया। अब देखो बच्चों, मात्रक लिखा आपने कि कूलाम और मीटर। अब इसके बाद हम इसकी बीमा लिखेंगे। अब बताओ भाई, कूलाम मतलब होता है, कूलाम मतलब होता है कि धारा और समय का क्या, मल्टीप्लीकेशन, मतलब आवेश मतलब धारा और समय का मल्टीप्लीकेशन। तो कूलाम का मतलब क्या होगा कि धारा का मात्रक और गुणे समय का मात्रक। इसका मतलब इसके लिए AT और मीटर के लिए L। तो आप इसका बीमा लिखोगे कि भाई LTA, ये इसकी बीमा हो जाएगी। क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब देखो बारो, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में और आता है कि इस द्विध्रुव जो आघूर्ण है, इसके बीच की दिशा क्या होती है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इनके बीच की जो दिशा है वो ये है कि -Q से +Q की ओर। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, जो आप लोग ये चित्र बनाएंगे, इस चित्र में मैंने जानकर ऐसा किया था कि आपको +1 +Q यहां और -Q यहां लिख कर दिया, ताकि आप गलती करो, और जब गलती करोगे तो हमेशा याद रहेगा कि यहां पे इधर पहले -Q लिखना है और बाद में +Q लिखना है, और इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। तो ये बात ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब
इसके नीचे अगर आपको बहुत कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में कि भाई स्पष्ट है कि, भाई मत लिखना, लिखना स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, दूरी बढ़ाओगे अगर तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर यहाँ दूरी 5 ले ली तो कुछ और आंसर आएगा, 10 लोगे तो ज्यादा आंसर आएगा, है ना। तो भाई ये बात पता चलती है, क्यू का मान बढ़ाओगे पी का मान बढ़ता चला जाएगा। तो ये है कि ये इनकी जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो आवेशों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से फिर से कमर की पेटी बांधिए और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं हम, जो कि है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब समझेंगे कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये समझ लेना चाहिए कि आखिर ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या कहना चाहता है, बहुत ध्यान से सुनो। बच्चों, मान लो कि आपके पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव, इसका ए पॉइंट यहां है और उसके बाद इसका ये बी पॉइंट यहां है। ठीक है, ये ए और बी दो पॉइंट है। आपको पता है कि इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो यहां माइनस क्यू और माय डियर ये प्लस क्यू यहां होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे ये बताना है कि अगर कोई भी एक और पॉइंट हो कहीं पर, मान लो वो पॉइंट यहां हो या फिर ये पॉइंट यहां पर हो या फिर बच्चों ये पॉइंट यहां पर हो, तो इन पॉइंट पे अगर इस द्विध्रुव के कारण, क्योंकि बच्चों पता है कि द्विध्रुव आवेशों से मिलकर बना है, तो इनके कारण भी कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जरूर। हो सकता है कि ये एक बिंदु इनकी सीधी रेखा में पड़ जाए, तो जो सीधी रेखा में होगा मतलब उसको कहेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो बच्चों ये पॉइंट इनकी सीधी रेखा में नहीं होगा उसको कह देंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एंड टू एंड पोजीशन, और इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में, जो इनकी अच्छी स्थिति में नहीं होगा उसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो तरह से उल्लेख करेंगे। तो लिख लो अंग्रेजी में फिर या फिर हिंदी में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह से उल्लेखित है। पहला है अक्षीय स्थिति, बहुत ध्यान से सुनना, पहला है अक्षीय स्थिति, तो नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चों निरक्षीय स्थिति। जो अक्षीय स्थिति है इसको पेपर में किसी दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, और वो है मेरे प्यारे बच्चों अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, उसके बाद इसको भी एक दूसरे नाम से पूछते हैं जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, तो अब आपको हेडिंग क्या डालनी है, अब पहली जो अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, बहुत ध्यान से सुनना, आपको हेडिंग डालनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा। डायग्राम को क्या समझना पड़ेगा, देखो सबसे पहले एक बिंदु लेंगे,
जिसका नेम रखेंगे ए, फिर एक दूसरा बिंदु लेंगे एक सीधी रेखा में ही हमारा भाई द्विध्रुव है, तो ये बी बिंदु हो गया। यहां पे माइनस क्यू आवेश होगा और यहां पे बच्चों प्लस क्यू आवेश होगा। मैं लिखूंगा कि माना दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी होगी, 2l दूरी होगी। ठीक है, तो इनका अगर मेन बीच का जो बिंदु है वो ओ मैं मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा डायग्राम लग रहा है, जल्दी से थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू मेरे प्यारे बच्चों और उसके बाद प्लस क्यू, इनके बीच का पॉइंट ओ है, ये ए पॉइंट है और बच्चों ये बी पॉइंट है। अब यहां से यहां तक एल दूरी होगा, यहां से यहां तक भी क्या होगा, एल दूरी होगा, क्योंकि भैया इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है। बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं ऐसा लिखूंगा कि भाई मान लो ओ बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु है, ओ बिंदु से आर दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो मैं ये मान लूंगा कि ओ बिंदु से आर दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है जिसका नेम दे दिया गया है यहाँ पर पी, और ये बिंदु इस अच्छी स्थिति में है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो रटना नहीं, समझना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ओ से मैं इस बिंदु की दूरी को देखूंगा तो मैं लिखूंगा कि भाई यहां से यहां तक आर दूरी है। ठीक है, यहां से यहां तक आर दूरी है, समझ गए बच्चों, यहां से यहां तक आर दूरी है। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सो क्या लिखा मैंने लिखा कि माना दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू को 2l दूरी पर रखा जाता है, जैसा कि भाई चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैंने माना कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु भाई पी है। ठीक है, एक बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखो जरा करेंगे क्या, पहले हम ये करेंगे कि देखेंगे Q जो प्लस Q है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फिर हम देखेंगे इस माइनस Q के कारण उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और बाद में मेरे लाल इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिमाणी नहीं परिणामी। ठीक है, तो परिणामी जब तीव्रता निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हो जाएगी, मतलब कि इस द्विध्रुव के कारण कितनी तीव्रता। समझ में आई बात बच्चों, क्योंकि बच्चों यहां पर एक आवेश नहीं है, यहां दो दो आवेश है, इसलिए उसके कारण दूसरी तीव्रता होगी, इसके कारण दूसरी होगी। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा ना वही बच्चों आएगा क्या, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिस इज अ वेरी सिंपल माय डियर, और एग्जाम में जब ये बोर्ड लगेगा 5 नंबर का टॉपिक तो दिल खुश हो जाएगा आपका। चलो देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर 1/4 पाई, तो 4 पाई बोलते हैं ना दिल खुश हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद K। ठीक है, अब ये K क्या है, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, माना दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को Q1 व Q2 को, है ना, आवेशों Q1 व Q2 को 2l दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, 2l दूरी पर रखा जाता है, जिस माध्यम का आप
परावैद्युतांक कैपिटल के ऐड कर लेना वहां पे, ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद इसमें से एक आवेश का किसी का मान, तो भाई प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं तो वही तो रखेंगे ना, ठीक। और उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों, इनकी दूरी, इनकी दूरी मतलब बिंदु बी से, बिंदु बी से इस पी की कितनी दूरी है, बिंदु पी से इनकी दूरी होगी यहां से यहां तक भाई आर है, ये एल वाली दूरी घटा दो, तो समझ चुके होंगे आपकी 2l दूरी क्यों ली गई थी, ताकि निगमन आसानी से हो, ठीक है। तो यहां से यहां तक आर है, तो यहां एल है, तो ये दूरी कितनी होगी, आर माइनस एल, नोटिस दैट आर माइनस एल, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समझ में आई बात। और ये आपकी समीकरण नंबर क्या होगी, एक होगी। कुछ समझ में आया, हाँ समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, अभी हमने प्लस क्यू के कारण निकाला है ना, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पर, बिंदु पी पर। तो हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। देखो मैं चाहूं तो रटा रटाया दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। वैद्युत माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मेरे प्यारे बच्चों वही सेम फॉर्मूला, E बराबर तो यहां 1 कर लो, है ना, तो E2 इक्वल टू क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद माइनस क्यू होगा इस बार, क्योंकि आवेश कैसा है, नेगेटिव है ना, तो इसलिए माइनस क्यू हो जाएगा। अब आप सोचो कि भाई पिछले वीडियो में तो नहीं किया था, तो पिछले वीडियो में हेडिंग में भी तो हमने लिखा था कि धन आवेश, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, हाँ, तो माइनस क्यू। अब देखो इस माइनस क्यू के कारण उस बिंदु की पर मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है, तो भाई यहां से यहां तक कितनी दूरी हो गई, आर तो हो गई इतनी, एल हो गई इतनी, तो डी आर कितनी हो गई, डी आर मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई आर प्लस एल, कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग लिखेंगे अतः, अतः समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर परिणामी तीव्रता यार, परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर E1 प्लस E2, और E1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बच्चों यहां के भी लिख लो, के, ठीक है, ये हमेशा के बन के बीच में समस्या पैदा करता रहता है, Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर उसके बाद माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करोगे लाल, अब वो करोगे कि भैया इनको जोड़ोगे, तो सबसे पहले जो जो कॉमन मिलता है लेते जाओ, ठीक है, तो जो जो कॉमन मिलता है लेते जाओ। देखो भाई ये कॉमन मिल गया है, ठीक है, ये कॉमन मिल गया, ये अब अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इतना तो आ गया होगा समझ में कि भाई हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, क्यू कॉमन ले लिया, इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ये हमने r माइनस एल का स्क्वायर कर लिया, r प्लस एल का कर लिया। एक बात बताना, द्विध्रुव तो बहुत छोटा होता है ना, क्योंकि भाई इनके बीच की दूरी तो बहुत छोटी होती है। जब सोचो कि 2l दूरी मैंने ली थी, 2l दूरी ली थी, जब वो 2l दूरी इतनी ज्यादा थी, तो l तो उससे ज्यादा छोटी हो जाएगी। आई बात समझ में, तो वही लिखना है कि जो r का मान है वो अत्यंत छोटा है, सॉरी अत्यंत बड़ा है, किसके साथ, किससे बड़ा है, l से बड़ा है। तो हम इस l को नेगलेक्ट करके
हटा देंगे। आई बात समझ में? क्या कर देंगे, इसको बच्चों पूरा हम लोग ना हटा देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको थोड़ा सा बच्चों मेरे सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL आएगा, ठीक, माइनस, फिर से सुनो, अब ये जाएगा उधर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL आएगा। जिनको समस्या हुई है अपना लासा मासा मजबूत करें, ठीक है। सो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया भाई, एलसीएम लिया और उधर मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ ब्रैकेट खोला, है ना। देखो मेरे लाल, ये कट गया, फिर ये कट गया, ठीक, बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद यहां से आएगा आर, ये देखो क्या लिखा हुआ है 2RL, और 2RL तो मतलब ये हो जाएगा Q इंटू 4RL, ठीक है। और इस तरीके से ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया है या नहीं आया है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया है या नहीं आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कितना हो गया, चलिए इसको साफ करते हैं, आगे करते हैं। क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनना, ठीक। ये हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद देखो इस 4 को तोड़ देते हैं और इससे 2R अलग कर लेते हैं और 2QL अलग कर लेते हैं, ठीक। अब यहां पर हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी बात लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, यहां लिखेंगे क्योंकि L का मान बहुत छोटा है R से, 3 बार से ज्यादा नहीं लगाओ बच्चों। जब L का मान R से बहुत छोटा है तो L का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो R का भी स्क्वायर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई ये 0.00 समथिंग है, इसका स्क्वायर कर दोगे, अगर 0.2 होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 0.24 हो जाता है, और छोटा वैल्यू आता है। समझ में बात? अतः अगर हम लोग एल स्क्वायर कर देंगे तो वो तो मेरे प्यारे बच्चों और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। इसलिए इसलिए एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य लेने पर क्या करेंगे, नगण्य, मतलब यहां जो नीचे एल दिख रहा है ना इसको हटा देंगे, तो यहां से आएगा, हटाया क्यों, रीजन फिर से सुन लो, नहीं कमेंट बॉक्स में पूछोगे। मैंने कहा एल बहुत छोटा है आर से, और जब एल का मान दशमलव में है, बहुत छोटा है आर से, तो सोचो इसका स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। समझ में बात? तो इसलिए एल को नीचे से हटा दिया, तो आर स्क्वायर डॉट फिर से आर स्क्वायर आएगा, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां मेरे बच्चों ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर उसके बाद देखो इस 2QL को हम लोग बोलते हैं क्या है, P। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, P रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2P, और यहां आ जाएगा बच्चों RQ, यही हो जाएगा क्या आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल था। अब आप लिखोगे परंतु माध्यम वायु हो तब, भाई परंतु अच्छा नहीं लगता हमको, किंतु परंतु ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, यहाँ पे यदि कर लो, यदि माध्यम वायु हो तब के बराबर जानते हो मेरे लाल कितना होता है, 1 होता है। और जब के बराबर 1 हो जाएगा तो अगली लाइन में मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा गायब हो जाएगा। कबड्डी वाली मुद्रा में खड़े, हंसना मत, ठीक है, हंसना मना है मेरे प्यारे बच्चों। या सो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटम कंप्लीटम हो जाएगा। हमने अच्छी स्थिति को खत्म कर दिया। अब एक बार ना, जैसे वो गांव की भाषा में कहते हैं, भाई मुंह जबानी हमको सुनाओ कि का किए हो, है ना, पीछे देखे ना, आगे आगे खड़े होकर सुनाओ
कि कैसे किए हो। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने क्या किया, हमने एक द्विध्रुव लिया। सुनना बच्चों, सुना सुना। एक द्विध्रुव लिया जिसका इधर माइनस क्यू आवेश था, इधर प्लस क्यू आवेश था। इनके बीच की दूरी 12 थी। हमने बीच में एक पॉइंट ओ ले लिया, उस ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी ले लिया, जिसकी दूरी ओ से पी तक आर रखी। इतना काम किया। इतना करने के बाद फिर हमने लिखा कि भाई इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जब प्लस क्यू के लिए लिखोगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे पी अपॉन इनके बीच की जहां बिंदु बी से उस पी की दूरी, देखते जाओ वहां नकल जी करते रहो। बिंदु बी से पी की दूरी कितनी थी, आर माइनस एल का स्क्वायर कर दो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु आवेश के कारण, पांचवें वीडियो में पढ़ के आए। पांचवे मतलब पीछे वाला यार, इसके पहले वाला प्रीवियस वीडियो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो भाई हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे पी बटे आर स्क्वायर होती है। तो आर क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां तो आर है नहीं, आर माइनस एल है, तो हम आर माइनस एल लिख दिए। यहां दिख नहीं रहा होगा, दिखेगा नहीं। इतना किया। अब माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, प्लस क्यू के कारण, सॉरी प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार उसके बीच की दूरी बदल गई, आर प्लस एल हो गई, और वो प्लस क्यू आवेश की जगह माइनस क्यू हो गया। दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ा तो कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और साथ ही साथ क्यू भी कॉमन हो गया। ठीक है, और जब क्यू मैंने कॉमन ले लिया, फिर वहां पे अंदर ब्रैकेट में बचता क्या है, 1/r माइनस एल का, बहुत ध्यान से देखते जाओ, कॉपी पे देखते जाओ, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये बचता है। और जब बच्चों ये बचता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने उसमें एलसीएम लिया, और एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, बचता है ऊपर 4rl। फिर नीचे मैंने लिखा कि भाई एल का मान बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर का मान और छोटा होगा आर से। और जब बच्चों वो और छोटा हो गया तो फिर हमने लिखा कि भाई वो एल स्क्वायर को नगण्य कर दो, और जब हमने उसको नगण्य कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या बचता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर बचता है 4rl इंटू में पी। 4 को स्प्लिट कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया, उसको कर दिया 2r गुणे 2ql, और 2ql को हमने कर दिया p बराबर 2ql। आई बात समझ में। फिर हमने फॉर्मूला निकाल लिया, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और गुणे 2p बटे आर क्यूब। ये हमारा आ गया है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला किसी माध्यम के लिए है, कि मतलब जब कोई माध्यम दूसरा होगा वायु को छोड़ के या निर्वात को छोड़ के, यहां निर्वात भी लिख सकते हो मेरे बच्चों। फिर हमने लिखा यदि माध्यम वायु हो या निर्वात हो, उस केस में के बराबर 1 रखेंगे, निगमन कंप्लीट। ये था कुछ बच्चों आज का जो है हमारा सेशन। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने अच्छी किया है, अब निरक्षी स्थित बाकी है। थोड़ा पानी पियेंगे, फिर क्लास को और आगे एंजॉय करेंगे। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पीते हुए हमको देख नहीं पाओगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं जल्दी से। तो अब हम बात करेंगे ना वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। बच्चों अच्छी स्थिति को हमने तो अच्छे से समझ लिया, अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है मैंने दोनों का अंतर तो बता ही दिया। तो बच्चों मान लो कि आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो हमने माना कि भाई ये हमारा कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो जिसका नेम मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ये ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। आपको पता है कि यहाँ पे जो आवेश होगा वो माइनस क्यू होगा, और डियर जो यहाँ पे आवेश होगा ना वो प्लस क्यू होगा। रीजन भी मैंने बताया था कि भाई इधर माइनस क्यों उधर प्लस क्यों, समझ गए। अब निरक्षीय स्थिति मतलब कोई पॉइंट ना ऊपर और नीचे कहीं पर भी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे, और इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया बच्चों क्या, ओ। इस मध्य बिंदु पर हमने एक लंब डाला, और उसके बाद वहां पे ऊपर एक कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, और जहां से हमने एक नीचे की ओर क्या कर दिया, लंब डाल दिया। और उसके बाद इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। सबसे पहले लिख ही देता हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हमने लिखा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर
यहां से यहां तक दूरी कितनी है स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी पर लंबवत एक बिंदु क्या है पी है। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जो कैसा है ऊपर लंबवत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि भाई ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है। फिर उसके बाद हमें एक बिंदु पी मिल रहा है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और जो इसके माध्यम का अपवर्तनांक है, सॉरी हाँ परावैद्युतांक है, तो वो भी लिखना है हमें कि माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक एक ही में लिखना है आप सभी को, माध्यम का परावैद्युतांक के है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना, ये बिंदु पी है। अब हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे पीछे करके आए ना सेम वैसे ही हमें माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देना है। यही काम मेरे प्यारे बच्चों हम दोनों लोगों को करना है। ठीक है, हमको और आपको जो देख रहे हो बस, और किसी को नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बच्चों ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे, और बच्चों इसको भी ऐसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब हम जरा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां से जो ये बिंदु आपको ए दिख रहा है, ये जो बिंदु ए दिख रहा है और जो ये बिंदु बी दिख रहा है, इस ए और बी की दूरी 2l है यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक l दूरी होगा, और यहां से यहां तक भी l दूरी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे कि त्रिभुज PAO में बच्चों हम लोग सबसे पहले AP की दूरी को फाइंड करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर और प्लस से बच्चों AO स्क्वायर। आपको पता है कि OP का वैल्यू R है, सो ये R स्क्वायर, और AO का वैल्यू L है, तो ये L स्क्वायर, और ये AP। अब स्क्वायर जब कभी दूसरी तरफ जाएगा तो माय डियर अंडर रूट लगा देगा। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता चल गया। इसी प्रकार मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि भाई P से लेकर B तक की जो दूरी है, जो BP है, ठीक है, वो भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसका रूट होगा। तो इतना तो मेरे प्यारे बच्चों आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आ गया है तो बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करने वाले, बस हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा। तो चलो देखो, देखते हैं जरा ध्यान से बच्चों। मान लो इस ये जो लाइन जा रही है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, वो E1 है। ठीक है, और उसके बाद सॉरी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 नहीं है। ठीक है, इस माइनस क्यू के कारण जो है वो हमने E2 मान ली, और प्लस क्यू के कारण जो है वो हमने मान ली क्या, E1, जैसा पिछले अभी भी लेक्चर में किया है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मेरे प्यारे बच्चों हमने E1 माना। एक बात बहुत ध्यान से आप लोग याद रखना, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, वो धनावेश है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे क्या होगी, दूर जाएगी ना, और जो ऋणावेश है उसकी ओर आएगी। इसका मतलब जो माइनस क्यू के कारण E2 होगा उसकी दिशा बच्चों इस तरफ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कुछ, ये बच्चों E2 होगा। ठीक है, इसकी दिशा इधर से इधर होगी। इस डायग्राम को मैं यहां बनाने की फिर से कोशिश कर रहा हूं, देखो ऐसे। ठीक है, ये E1 है और बच्चों ये E2 है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो परिणामी होगा वो बीचों बीच में है, जो कि क्या है, E है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आपको पता है कि E1 और E2 जो दोनों निकलेंगे इनका मान तो परिमाण में बराबर आएगा। क्यों, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, परिमाण में बराबर आएगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बच्चों इनकी जो बीच की जो इनके आवेश का मान है वो परिमाण में बराबर है, परंतु प्रकृति में क्या है, भिन्न है। इसलिए E1 का जो मान आएगा और E2 का जो मान आएगा वो परिमाण में बराबर आएगा, परंतु दिशा में भिन्न आएगा। अब आप खुद ही देख सकते हो, E1 का मान की दिशा इधर है, E2 के मान की दिशा दूसरी तरफ है। तो मतलब क्या है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो दिशाएं है ना, ये क्या है, भिन्न है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो परिणामी होगा वो बीचों बीच में क्या होगा, E होगा। अब इतना हो चुका है, इसमें भी कुछ और भी बताना है,
लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं आप सभी को अभी थोड़ा लिखकर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको साफ करते हैं हम लोग। हाँ, तो अब क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों प्लस क्यू के कारण क्या होगी, देखो प्लस क्यू के कारण हमने क्या लिखा है, E1। तो E1 बराबर होता है फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद के, और आवेश का मान क्या है, Q। ठीक है, Q हो गया। उसके बाद नीचे होता है आर स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला होता है तीव्रता का। लेकिन हम देखेंगे यहां से यहां तक दूरी कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। आप लोग यहां लिख लेना, ठीक है, या मैं लिख देता हूं। देखो चित्र थोड़े बड़े बड़े बनाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो दूरी है ना वो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बच्चों उसका हो जाएगा रूट, और उसके बाद फिर उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये समझो कि ये पूरा पूरा दूरी का स्क्वायर लिखा जा रहा है। और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर क्या, 1। ठीक, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट निगमन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 नंबर का आता है। तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर मेरे लाल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस बार हो जाएगा माइनस क्यू बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बच्चों उसका हो जाएगा ये स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं, चलो अच्छी बात है अगर इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग ना इसका रूट हटा देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अभी मैं थोड़ा सा आपको कष्ट देने वाला हूं। अब आप सोचोगे सर किस बात का कष्ट, आप कोई कष्ट देते ही नहीं। देखो कष्ट देने वाला हूं, कष्ट ये देने वाला हूं कि जैसे 2 स्टेप यहां लिखे हैं ना, वैसे इसको भी 2 स्टेप कर लेना। इसके बाद ये स्क्वायर के साथ साथ अंडर रूट हटा देना। ठीक है, तो ये स्क्वायर हटा देना, ये अंडर रूट हटा देना, तो लो मैं यही हटा देता हूं, और ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये समीकरण नंबर 1, और बच्चों ये समीकरण नंबर 2। अब इनको ई और E1 और E2 का मान देखो बच्चों, ये मान दोनों लग रहे हैं कि भाई एक ही है। देखो जरा ध्यान से, ये दोनों मान एक ही लग रहे हैं, इसका मतलब जैसे ही जोड़ेंगे जीरो हो जाएंगे, है ना, सही कहा ना, जैसे ही जोड़ेंगे जीरो हो जाएंगे, नहीं, जीरो नहीं होंगे। निरक्षीय स्थिति में एक खास बात होती है जिसको अब आपको बहुत गौर से सुनना है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपने लिख लिया होगा। अब मैं थोड़ा साफ करता हूं और उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूं। बस एक चीज दिमाग में रखना कि इनके मान आपस में बराबर है, किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे क्या, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, स्पष्ट है कि, तो अभी क्या लिखा मैंने लिखा कि स्पष्ट है कि E1 व E2 के मान परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, जो कि स्पष्ट हो रहा था। अतः मेरे प्यारे बच्चों E1 व E2 को परस्पर लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर, आप लोगों को ज्यादा नहीं पता है समांतर घटक और लंबवत घटक, इसलिए मैंने अच्छे से लिख दिया कि E1 का लंबवत घटक E1 sin थीटा, E2 का लंबवत घटक E2 sin थीटा, E1 का समांतर घटक E1 cos थीटा, और E2 का समांतर घटक E2 cos थीटा। ये मैंने इनको घटकों में वियोजित कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है वो कैसे है, समांतर है, और जो लंबवत घटक है
उनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो इसी चित्र में आपको यहाँ पे चीज और ऐड करनी है जो कि है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये समांतर है, बाकी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा वो इसमें दिखाए नहीं है मैंने, वो कैसे है, लंबवत है, तो वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे E1 व E2, E1 व E2, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा की दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण यह निरस्त हो जाएंगे। जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा की दिशा एक होने के कारण जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जुड़ जाएंगे, आप लोग पूरा लिख देना, दिशा एक होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो परिणामी जो तीव्रता आएगी वो बच्चों E बराबर होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब E1 cos थीटा, अब देखो cos थीटा कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर के, और उसका मान था Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान था, और फिर से cos थीटा, फिर बीच में माइनस प्लस रहेगा वैसे। ठीक है, और उसके बाद E2 का मान लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर बच्चों माइनस Q, और उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, और उसके बाद ध्यान से देखो, अगर तो ध्यान से अगर इसको आप लोग देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, इसको आपस में जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जोड़ेंगे कैसे बच्चों, देखो सबसे पहले यहां से कुछ कॉमन लेना, सब कुछ शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इसमें से सब कुछ जो है हम लोग कॉमन लेते हैं या सब कुछ जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे सब, तो Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सब कॉमन है समझ लो, कॉस भी कॉमन है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद इंटू में 2 हो जाएगा, तो इसको हम 2Q कर लेते हैं आगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे 2 कर लो ऐड होने के बाद। ठीक है, अब आपके मन में आया होगा कि सर ये माइनस यहां से क्यों हटा। बच्चों इसके जो लंबवत घटक हैं वो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है। जब मैं इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहां पे बता दूंगा कि भाई लंबवत घटक को आखिर ये निगेटिव साइन यहां से हटा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते वक्त मैं आपको बिल्कुल डायग्राम में बना के अच्छे से बता दूंगा। अभी आपको बस इतना समझना है कि E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब इतना होने के बाद जरा ध्यान से देखो कि यहां पे अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू कहीं से निकाल लें तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा जो आपका निगमन है ये घुमा फिरा के करना है आपको। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो काम हो जाएगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, उसको साइड पे लिखना। देखो चूंकि cos थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो आप लिखो कि त्रिभुज, ये P है ना, POB में, त्रिभुज POB में अगर आप cos थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए जाओगे ना, बच्चों थीटा है कहां, बच्चों थीटा होगा कहां, ये थीटा कहां होगा, यहां पे जो बनेगा ना POB, ये त्रिभुज। ठीक है, ये थीटा जो आपको दिख रहा है, तो cos थीटा बराबर बच्चों आप लिखोगे कि ये आपका PO है, और इस थीटा के लिए OB सॉरी बेस होगा, त्रिकोणमितीय रेशियो आपको पता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। इस OB का जो वैल्यू है ना वो बच्चों है L, देखो यहां से, और PB है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां रखेंगे। तो बच्चों यहां से आएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2Q अपॉन में बच्चों हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डियर फिर से हो जाएगा L अपॉन आर स्क्वायर
और प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, इसकी जो पावर है ना वो एक है, और इसकी जो पावर है, देखो इसकी पावर एक है और इसकी जो बच्चों पावर है वो 1/2। तो पावर एक और पावर 1/2, जैसे कि x की पावर एक हो और x की पावर 1/2 हो, तो बच्चों जब इनकी पावर को आप जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी पावर हम ऐड कर देंगे तो आंसर 3/2 आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका 2, फिर उसका q और l, सो 2ql हो जाएगा। और मेरे लाल फिर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। ठीक है, इसकी पावर 3/2 हो जाए। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी एक इंपॉर्टेंट सी बात, इसी के जस्ट सामने आप क्या लिखोगे। ठीक है, मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं क्योंकि जगह बहुत कम है, ये निगमन ही इतना बड़ा है तो क्या किया जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लास्ट में क्विक रिवीजन टाइप। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि चूंकि एल का मान बहुत छोटा है आर से, इसलिए एल स्क्वायर का मान और ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, है ना। इसलिए माय डियर, इसलिए एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर की जगह एल ही लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एल स्क्वायर लिख लो, एल स्क्वायर को नगण्य करने पर जो अंदर लिखा होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई भाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद के फिर 2ql को बच्चों हम लोग बोलते हैं कि p बराबर 2ql, तो p बराबर 2ql जो कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये p हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये 2 से 2 कट्टम पिट्टम हो जाएगा, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा, और p/r³ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा निगमन हो जाएगा। अब आप लिखोगे यदि माध्यम वायु हो तब क्या करोगे, यदि माध्यम वायु होगा तब के बराबर हो, हाँ तब के बराबर 1 रखने पर, तो डियर आपका यहां से आंसर आएगा, मैं बहुत यहां मेरा बहुत दर्द होने लगा है लिखते लिखते, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये आपका आंसर आएगा, के हट जाएगा। ठीक, इसको बॉक्स में बंद कर लेना, और यही आपका निरक्षीय स्थिति। अच्छा बताना, निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में तीव्रता में क्या फर्क पड़ा। अगर मैं इस रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लूं तो शायद आज मैं कालिया काली चरण बन जाऊंगा, है ना, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं अगले दिन से आप लोग मुझे देख भी नहीं पाओगे। चलो अभी मैंने क्या क्या किया है, दोनों फॉर्मूले में जरा अंतर देखो बच्चों, दोनों फॉर्मूले में एक अंतर आया, जो अक्षीय स्थिति थी उसमें यहाँ 2 नहीं था, और जो निरक्षीय स्थिति उसमें था। निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं है, अक्षीय स्थिति में 2 था। तो बच्चों अक्षीय स्थिति में हमने किया क्या, एक बार 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक मैंने द्विध्रुव लिया, ध्यान से सुनना, ए और बी, इसके मध्य बिंदु के लंबवत हमने एक पॉइंट पी लिया, और ये बिंदु ओ हो गया। यहां से यहां तक की दूरी एल हो गई, यहां से यहां तक की दूरी एल हो गई। इसको हमने झमाझम ज्वाइन कर दिया, ऐसे मिला दिया, और अरे 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 क्या हो रहा है, इसको ऐसे बढ़ाया, इसकी तीव्रता E1 हो गई। और मैंने बताया कि तीव्रता अगर ये धनात्मक आवेश है तो इससे दूर होगी, ऋणात्मक आवेश है तो तीव्रता इसके पास होगी, तो इसकी दिशा इधर से इधर की ओर हो जाएगी। आप समझ चुके होंगे कि तीव्रता की दिशा ये मैंने लिखवाया है बच्चों, लिखवाया है कि जो तीव्रता होती है उसकी धन आवेश से दूर होती है, दूर हटने का प्रयास करती है, आपको पता ही है बच्चों। ठीक, ये लिखवाया पॉइंट पे मैंने। अब ये हो गया E2, इसकी परिणामी तीव्रता E1 हो गई, ठीक, सॉरी E हो गई। हमने क्या किया, हमने इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास किया, फिर पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और यहां से मैंने
इसकी दूरी निकाली जो कि आई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर इसकी दूरी निकाली जो कि आई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने बच्चों सबसे पहले प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकाली जो कि आई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद फिर बच्चों आया क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका रूट, फिर उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट को खा गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आया और क्यू बटे बच्चों आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आया समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। फिर हमने माइनस क्यू के कारण निकाला, तो जब माइनस क्यू के कारण निकाला तो E2 बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आया क्यू बटे क्या, सेम वही आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब मैं पहले लिखा था मैंने वहां पे मैंने माइनस का चिन्ह लगाया था, बिल्कुल अभी भी लगाऊंगा माइनस का चिन्ह, लेकिन ये माइनस का चिन्ह बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट करेगा, तो वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, ठीक है, प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण। अब मैंने आपको बताया कि ये E1 की दिशा है, ये E2 की दिशा है, ये इसके लंबवत घटक हो गए, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। रियल ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये आपकी परिणामी है। यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक, यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा। बच्चों ये जो एंगल थीटा यहां पे बन रहा है, ये जो एंगल यहां थीटा बन रहा है, इसी से मैंने बाद में cos थीटा की वैल्यू निकाली थी। बाद में जब मैंने इसको जोड़ा तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, उसके बारे में बात करूंगा। मैंने लिखा था कि E1 व E2 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, क्योंकि वो प्लस क्यू के कारण है, ये माइनस क्यू के कारण है। इसलिए मैंने लिखा कि इसको दो घटकों में विभाजित कर दो, एक लंबवत दूसरा समांतर, परंतु लंबवत जो घटक होंगे उनकी दिशा ना एक ही होगी। क्यों होगी वो बाद में न्यूमेरिकल टाइम पे। फिर मैंने लिखा कि समांतर जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। फिर मैंने इसको और इसको आपस में जोड़ दिया, माइनस को हटाते हुए, माइनस को हटाते हुए मैंने जोड़ दिया, ठीक। एक बात और बता दूं, अगर ये माइनस और ये भी माइनस होता, या दोनों प्लस प्लस होते, दोनों अगर प्लस प्लस होते तो पहली बात द्विध्रुव नहीं बनता। अगर मान लो बन भी जाता तो फिर यहाँ पे जो होता ना उसके लंबवत घटक जुड़ते, समांतर घटक निरस्त हो जाते। इसलिए बात याद रखना, समांतर ही जुड़ रहे हैं, लंबवत निरस्त हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा, जब आपस में जोड़ा तो वहां पे आया फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2q बन जाता है, क्योंकि दो बार जोड़ने के बाद आता है जो, और cos थीटा। फिर हमने इस त्रिभुज में cos थीटा का वैल्यू निकाला। फिर मैंने बताया कि भाई यही आ रहा है cos थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो l अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों को बच्चों जोड़ा 3/2 बना, एल स्क्वायर को हटा दिया क्योंकि एल से एल ही बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर तो और छोटा होगा। फिर वहां से एक फॉर्मूला बन के आ जाता है पूरा, और उस फॉर्मूले में और जो अच्छी स्थिति में फॉर्मूला था उसमें केवल एक अंतर होता है कि यहाँ पे 2p नहीं होता है, यहाँ पे केवल p होता है, और वहां पे बच्चों फॉर्मूला जो था उसमें p होता है, सॉरी 2p होता है। तो इतनी सारी चीजें थी, मैंने अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति को पूरा बताने की कोशिश की है। अपनी तरफ से मैंने पूरा 100% आपको बताया है, ठीक है। अब आप एक नोट लिख सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। नोट ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता निरक्षी स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों, वो एक बात तो पता चल गई है कि बिंदु आवेश के कारण, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैंने नोट लिखवा रहा है, ठीक है, मैंने बच्चों नोट लिखवाया है। जो बिंदु आवेश के कारण निकाली थी वो तीव्रता जो आई थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद q बटे आर स्क्वायर, ये आया था। जो मैंने आज निकाली है अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में, दोनों स्थितियों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग जरा आर क्यू ये अच्छी के लिए निकाला। फिर बच्चों ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जब निरक्षी के लिए निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर बच्चों p अपॉन आर क्यूब आया। एक बात तो पता चल गई है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो बच्चों होती है E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, जबकि किसी
अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, मतलब अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है, जबकि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो बच्चों जो होती है वो E प्रोपोर्शनल 1/r³ होती है। ये लिख लेना है आपको अपनी भाषा में। फिर से बोल देता हूं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अनुक्रमानुपाती 1/r² होती है, जबकि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो जाता है। बस इतना फर्क होता है, चाहे आप तीनों फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो। These formulae are very important for your exam, और मैंने ये तीनों के तीनों प्रूफ कर दिए हैं। दो आज किए हैं, एक पिछले वीडियो में किया है। अगर आपको वो सारे वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इस फर्स्ट चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट को देखना है। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, काफी खास सेशन रहा है हमारा और काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको और बहुत सारा सपोर्ट आपका चाहिए मुझे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है आपको, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो बस प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।